Well, dear students, today I am going to discuss with you a new topic जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, which comes under the main topic teaching potential, that is examination, evaluation and assessment. And one more topic will be discussed in this presentation, that is library uses. So first I start with the examination, evaluation and assessment. So first of all हम इन टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. These three terms are used most frequently in the field of teaching and learning. आप सब ने इन टर्म्स के बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा. The term evaluation or assessment is mostly used in a qualitative context. जब भी हम evaluation और assessment की बात करते हैं तो उस समय जो मेन इसका मोटिव होता है evaluation और assessment का, वो है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटेटिव वे में उनको असेस करना, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को. एंड examination is mostly used in terms of our popular system of examination. और आमतौर पर हम अपने जो हमारा एक पॉपुलर कल्चर चल रहा है उसमें हम एग्ज़ामिनेशन वर्ड यूज़ करते हैं और हम ये बोलते हैं कि हमारे बच्चों का एग्ज़ाम है या स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम है. सो अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोचें, सो द टर्म इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट इज़ मोर ब्रॉडर देन द टर्म एग्ज़ामिनेशन. So now we will discuss about the term evaluation. The term evaluation may cover many aspects like evaluation of academic subjects. Academic subjects को जब हम evaluate करते हैं किसी भी method को use करके, तो वो उसके इस domain में fall करता है. Then evaluation of skills. कितनी skills की हमें knowledge है, कितना हमें skills के बारे में आता है, हमारी जो एक लर्निंग है, हाउ टू डू थिंग्स, हाउ टू डील विद द थिंग्स, उसकी इवैल्यूएशन जो है वो हम कर सकते हैं. देन इवैल्यूएशन ऑफ फिज़िकल, सोशल, मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट. इसी तरह स्किल के अलावा, एकेडमिक सब्जेक्ट्स के अलावा अगर हम ओवरऑल लेवल पे देखें तो हम किसी बच्चे की, किसी स्टूडेंट की फिज़िकल, सोशल, मोरल एंड इमोशनल हर एक एस्पेक्ट पे उसकी हम इवैल्यूएशन जो है वो कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, इवैल्यूएशन में बी यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव जजमेंट ऑफ द ऑल डोमेन्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज़ कोग्निटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव. अगर हम इसको और सीधे शब्दों में कहना चाहें तो इवैल्यूएशन से हमारा क्या मतलब है कि जब हम एक स्टूडेंट की, एक किसी बच्चे की पर्सनालिटी को असेस करते हैं उसके कॉग्निटिव के एरिया में. कॉग्निटिव से मेरा मतलब है कि उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसके नॉलेज के कंपोनेंट के साथ कि हाउ मच ही नोज़, उसने कितना गेन करा है इन टर्म्स ऑफ कॉग्निशन और नॉलेज. देन कॉग्निटिव डील्स विद हिज psychomotor ability, what he is able to do. Then affective deals with the aspect of attitude, emotions, uske value system, how he likes or dislikes certain things, how he deals with the situation in life. ये सारा कुछ उसके अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है. सो ये तीनों ही डोमेन्स को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं. Then what is the basic purpose of evaluation? First, to assess the personality. जैसे मैंने अभी बताया कि हम एक पर्सन की पर्सनैलिटी के जो तीनों डोमेन्स हैं, तीनों एरियाज हैं बिहेवियर के, उसको असेस कर सकते हैं. Then to ensure that the objectives of education has been fulfilled. हम इस बात को भी इंश्योर करने के लिए कि जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर हमने ये सारा करिकुलम फ्रेम करा, ये हमने सारा प्रोग्राम कंडक्ट करा, तो क्या हम उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके हैं, उसको असेस करने के लिए भी हम इवैल्यूएशन का रास्ता अपनाते हैं. देन क्लासिफाई स्टूडेंट्स को हम अलग अलग
ढंग से क्लासीफाई करने के लिए भी इवैल्यूएशन को इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। देन टू प्रमोट एंड सर्टिफाई स्टूडेंट्स, हमारा ये एक मकसद ये भी रहता है कि हम बच्चों को नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट करें या उनको हम फर्दर उनकी सिलेक्शन है डिफरेंट कोर्सेज में जहाँ पर वो जाना चाहते हैं वो वहाँ पर जा सकें। तो उसके लिए हमने क्राइटेरिया बना लिया है कि कैसे वो वहाँ पर जा सकते हैं, क्या क्या कुछ रिक्वायर्ड है उसके अंदर। एंड देन टू सर्टिफाई स्टूडेंट्स, और उनको ग्रेड करने के लिए, उनको सर्टिफाई करने के लिए। देन टू प्रोवाइड बेसिस फॉर एडमिशन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इवैल्यूएशन के बेसिस पे हम बच्चों को डिफरेंट टाइप्स के जो एडमिशन्स हैं उनके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। दे कैन ईजली गेट एडमिशन्स इन डिफरेंट कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रीनिंग और द इवैल्यूएशन प्रोसेस। देन टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप, हम बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन। देन टू गाइड दैम इन देयर एजुकेशनल एंड वोकेशनल चॉइसेस। इसके अलावा आफ्टर doing a particular class, doing a particular course, if they want to go in some particular course or different type of educational environment, so क्या ये उनको सूट करेगा। सिमिलरली अगर वो कोई करियर चॉइस करना चाहते हैं, किसी वोकेशन को अपनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हम थ्रू इवैल्यूएशन यूजिंग वेरियस टेस्ट, वेरियस क्राइटेरियाज हम उनको गाइड कर सकते हैं। Now, what are the types of evaluation? Basically, evaluation को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज़ फॉर्मेटिव evaluation एंड अदर इज़ सम्मेटिव। फॉर्मेटिव evaluation वो होती है कि जो हम बिगनिंग ऑफ द ईयर, जब बच्चे ने किसी कोर्स में दाखिला लिया, एडमिशन लिया, सो जो उसके शुरू के जो टाइम है उसका, जहाँ पर हम उसका ये देखते हैं कि वो कैसे उस कोर्स में प्रोग्रेस कर रहा है। सो इट डील्स विद द रेगुलर इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू नो दिस पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फीडबैक टू मेक इम्प्रूवमेंट, और हम उसको इसमें फीडबैक देते हैं साथ के साथ, ताकि जो उसकी इम्प्रूवमेंट है वो पॉसिबल हो सके। सो ये किसी भी तरह से हो सकता है। हम क्लासरूम टेस्ट ले सकते हैं, सेमिनार ले सकते हैं बच्चों के, या उनको हम असाइनमेंट्स दे सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ सम्मेटिव। सम्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है कि जहाँ पर हमारा मकसद क्या होता है कि हमने बच्चों को ग्रेड करना, हमने उनको सर्टिफाई करना है। ये मोस्टली एट द एंड ऑफ द कोर्स होती है। कोई भी सेशन के ख़त्म होने पर, कोई भी टर्म के या कोई भी कोर्स ख़त्म होने पर जब हम उनको इवैल्यूएट करते हैं, उनको सर्टिफाई करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सम्मेटिव इवैल्यूएशन। अब हम बात करेंगे कि ये तो हमने देख लिया कि इवैल्यूएशन कैसी होती है, क्या उसका नेचर है। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है कि कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के साथ जुड़ी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारी बातों के साथ आप ऑलरेडी उनको जानते हो, आपने ये प्रॉब्लम खुद भी फेस की होंगी। सो फर्स्ट है एम्फेसिस ऑन रोट मेमोराइजेशन। एग्ज़ामिनेशन में क्या होता है कि हमारी जो रोट लर्निंग है उसके ऊपर ध्यान किया जाता है, और जो हमारी इन डेप्थ नॉलेज है उसको टेस्ट नहीं किया जाता। देन चांस फैक्टर हमेशा रहता है। कई बारी हम किसी कारण की वजह से अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते, कोई भी कारण हो सकता है। देन बायसनेस ऑन द पार्ट ऑफ एग्जामिनर। कई बारी जो एग्जामिनर होता है जिसने हमारे पेपर चेक करने, हमारी मार्किंग करनी है, वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव होके ये काम करता है, बायस्ड हो जाता है। देन कॉज ऑफ मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस। कई बारी ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये हमारे लिए अननेसेसरी मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस या ट्रॉमा क्रिएट करते हैं, बिकॉज़ हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा बर्डन वाली एक्टिविटी हो जाती है कुछ बच्चों के लिए, और वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी एंड फोबिया में घिर जाते हैं जब उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है। देन ओनली सुपरफिशियल नॉलेज इज़ टेस्टेड। ये भी कहा जाता है कि जो एग्ज़ामिनेशन है वो पर्सन की ऊपरी नॉलेज की टेस्ट करता है। ये डीप जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है उसको जज नहीं कर पाता। देन लीड्स टू अनहेल्दी कंपटीशन। ये भी देखा गया है कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो बच्चों में एक अनहेल्दी कंपटीशन की जो स्पिरिट है वो डेवलप कर रहा है। हर एक बच्चा एक दूसरे से ज़्यादा स्कोर करना चाहता है, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा जो उनको स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। देन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज इग्नोर्ड। और एग्ज़ामिनेशन में जैसे मैंने पहले भी बताया कि ओवरऑल पर्सनैलिटी जिसमें सारे ही एस्पेक्ट आ जाते हैं उसको इग्नोर किया जाता है। अकेला हमारी कोग्निटिव डोमेन के साथ ही ये डील करता है, हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को ये टेस्ट करता है।
देन इश्यूज़ ऑफ चीटिंग एंड कॉपिंग, ये भी देखा जाता है कि बच्चों जो हैं वो एग्ज़ाम में चीट करते हैं या कॉपी करते हैं। सो अनएथिकल जो वेज़ हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के वो भी अपनाए जाते हैं, जैसे कि ब्राइबरी, रिश्वत देना, या फिर ये भी देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो डिग्रीज़ को परचेज़ कर लेते हैं ताकि उनको इस सारे प्रोसेस से ना गुजरना पड़े। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इवैल्यूएशन के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मेरे को लगता है कि आप सबको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है कि ये क्या होता है। नाम से क्लियर है कि हम लगातार और एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल में बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। सो ये जो इवैल्यूएशन है इट इज़ द थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम, ताकि होलसम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बच्चों की पॉसिबल हो सके। ये क्लास टेस्ट के फॉर्म में हो सकती है, वीकली, फोर्टनाइटली, 15 डेज़ पे हम टेस्ट ले सकते हैं, मंथली लेवल पे टेस्ट ले सकते हैं, या हम यूनिट टेस्ट उनको दे सकते हैं। मोरोवर इट कैन बी कंडक्टेड थ्रू होम असाइनमेंट, क्लासरूम वर्क एंड पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़। मोरोवर पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसको भी हम इसके अंडर ही काउंट करते हैं। जब बच्चा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं और उसको हम जज करते हैं। Then focus is to evaluate both the scholastic and co-scholastic areas using standardized and non-standardized test. So हमारा focus CCE में कहाँ रहता है कि हम बच्चों की academic as well as non-academic जो उसकी performance है उसको evaluate कर सके, और उसके लिए हम standardized test भी इस्तेमाल करते हैं and non-standardized। क्या दोनों में फ़र्क होता है कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं वो सर्टेन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, और जो नॉन स्टैंडर्डाइज हैं वो टीचर मेड होते हैं, वो कह लो लोकल लेवल पे हम उनको तैयार कर सकते हैं। देन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ CCE? सबसे पहले ये बात है कि हम जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है उसकी जो बुराइयां हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल में कर सकते हैं। देन बेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों को अच्छे ढंग से इन्वॉल्व कर सकते हैं इस प्रोसेस में टीचिंग एंड लर्निंग के। मोरोवर इट इज़ यूजफुल फॉर द होलसम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसमें हेल्प करता है उनकी। देन इट इज़ अ डायग्नोस्टिक वैल्यू। डायग्नोस्टिक वैल्यू मीन्स कि जो कमियां रह जाती हैं, जो बच्चे पिछड़ जाते हैं किसी एक एरिया में, अगर वीक हैं, अगर वो अच्छा नहीं कर पा रहे, तो वो हम उनको उसकी जो मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हैं। देन टू डील विद द डिफ़िकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स को अगर डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम आ रही हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेकर या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, तो हम वो डिफ़िकल्टीज़ के साथ डील कर सकते हैं। देन मोटिवेशनल वैल्यू, ये अपने आप में एक मोटिवेशनल वैल्यू भी रखता है, क्योंकि थ्रू आउट फॉर द होल ईयर बच्चे की असेसमेंट की जाती है, तो बच्चा जो है अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार रहता है। देन फॉर द अचीवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, और हमारा मेन मकसद क्या है कि जो टीचिंग के एम्स हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग द CCE स्टाइल और पैटर्न इन आवर कोर्सेस। देन अब हम बात करेंगे कि जब हम एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस किस तरह के हो सकते हैं। सो डिवीज़न कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरियाज, दैट इज स्टैंडर्डाइज एंड नॉन स्टैंडर्डाइज। ये मैंने बात पहले भी कर ली कि जो लोकल लेवल पे टीचर के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं वो नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, जिनको हम क्लासरूम अचीवमेंट टेस्ट भी कह देते हैं। एंड स्टैंडर्डाइज जो होते हैं वो पूरे नॉर्म्स को ध्यान में रख कर किए जाते हैं। ये लार्जर पॉपुलेशन के साथ इसको टेस्ट किया जाता है और फिर इसको यूज़ किया जाता है। देन अचीवमेंट एंड एबिलिटी टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट वो होते हैं जो कि आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। एबिलिटी टेस्ट क्या है कि जैसे आपके इंटेलेक्ट को टेस्ट करने के लिए हमने कोई आपके IQ स्कोर को जानने के लिए हमने कोई स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। देन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ये भी आपको बात क्लियर होगी कि सब्जेक्टिव टेस्ट वो होते हैं जो बेसिकली लाइक वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कि जहाँ पर आपको काफ़ी लेंथ में किसी चीज़ के साथ डील करना है, और जहाँ पर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपकी जो ओपिनियन है वो वेरी कर सकती है। और जबकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली MCQ टाइप फॉर्मेट में होते हैं, और जहाँ पर हर एक क्वेश्चन का एक ही जो आंसर है वो पॉसिबल होता है। देन ऐसे और शॉर्ट आंसर टाइप, जैसे कि अभी मैंने ऊपर भी बताया कि जो ऐसे टेस्ट है वो आपकी सब्जेक्टिव कैटेगरी की डोमेन में फॉल कर जाते हैं, जहाँ पर आपने फुल लेंथ में किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, और शॉर्ट आंसर में आपने
फ्यू लाइंस में इस क्वेश्चन का कोई जो भी क्वेश्चन आपको आया है उसका जवाब देना होता है। देन मल्टीपल चॉइस जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, वो आपके रिकॉल फॉर्म में हो सकते हैं जहाँ पर आपने रिकॉल करना है। देन रिकॉग्निशन, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। देन सप्लाई, कोई क्वेश्चन मिसिंग है उसको आपने कंप्लीट करना है, सप्लाई करना है। देन यू हैव टू मैच, हम मैचिंग भी करते हैं, having the different between the different items. Then there can be true false item. ये सारे मल्टीपल चॉइस की जो टेस्टिंग है उसमें फॉल करते हैं। एंड देन इन द लास्ट जो हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन के बारे, उससे जुड़े मैं 2-3 क्वेश्चन आपके सामने पुट कर रही हूँ जो आपके बीएड एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। लाइक टू नो इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट विच टेस्ट इज बेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम इन डेप्थ नॉलेज की बात करेंगे तो हमें ये क्लियर कट ही पता है कि यहाँ पर हमें ऐसे टाइप टेस्ट के साथ डील करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकते हैं। Then the purpose of purpose of external examination should be to test the abilities of the students, to test students' cramming power, to test students' level of forgetting, and to see whether a student can pass or fail. So इसका आंसर क्या है? A, that is कि क्या मकसद है होना चाहिए इसका कि बच्चों की जो abilities हैं उसको टेस्ट करना। Then evaluation of students should be based on external test, internal test, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड नन ऑफ द अबव। सो क्या मकसद होना चाहिए इवैल्यूएशन का, या इवैल्यूएशन जो है वो किस पे बेस होनी चाहिए? बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के ऊपर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एग्जामिनेशन के साथ या इवैल्यूएशन के साथ जो डील कर रहा है। अब हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक की, दैट इज़ लाइब्रेरी यूजेस. So it is the essential component of any educational institution and known to be the source of knowledge, recreation and good use of leisure times. ये हेल्प करती है आपके अंदर अच्छी स्टडी हैबिट्स डेवलप करने के लिए, आपके अंदर रीडिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए. इट इज़ द सोर्स ऑफ द एनरिच्ड मटेरियल ऑन करिकुलम. यहाँ पर आप करिकुलम से जुड़े जो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. देन सोर्स ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन एंड वर्ल्ड वाइड नॉलेज, ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है और आपको वर्ल्ड वाइड नॉलेज एट द ग्लोबल लेवल आपको जो नॉलेज चाहिए वो भी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, मटेरियल है, लाइब्रेरी में मौजूद होता है जहाँ से आप ले सकते हैं. देन हेल्प्स इन ब्रेकिंग दी मोनोटनी ऑफ रूटीन टाइम टेबल. इसके अलावा लाइब्रेरी जो हेल्प करती है आपकी जो एक रूटीन एक्टिविटी होती है जो आप डेली क्लासेस लगाते हो क्लासरूम में, उससे आपको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको अवे करके आपको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करती है जहाँ पर आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं रीडिंग की उसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो. देन इट ब्रॉडन मेंटल होराइजन, ये आपके मेंटल होराइजन को अपने जो एक कॉग्निटिव आपका एक कंपोनेंट है, आपका जो माइंड है उसको ये डेवलप करती है. देन प्रोवाइड एनरिच सोर्स मटेरियल टू द टीचर्स फॉर रेफरेंस, ये टीचर्स को भी एक अच्छा सोर्स मटेरियल प्रोवाइड करती है जहाँ से वो अपना लेक्चर तैयार कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं. देन डेवलपमेंट ऑफ गुड स्टडी हैबिट्स, ये बच्चों में अच्छी पढ़ाई की आदतें विकसित करती है, जैसे हमने पहले भी बताया था. देन लीड्स टू द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके बच्चे अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं. बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो टीचर्स क्लासरूम में नहीं बताते, और या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो बच्चे खुद अपनी तरफ से जिनके बारे में जानना चाहते हैं. सो दे कैन डू सेल्फ डिस्कवरी while यूजिंग लाइब्रेरीज. देन अचीवमेंट ऑफ द एम्स, जो एक एजुकेशन के एम्स हैं, जो हमारे खुद का एक पर्पस है कि हमने कुछ चीज़ों के बारे में जानना है, समझना है, सो वो हम लाइब्रेरी को यूज़ करके कर सकते हैं. देन डेवलपिंग इंटरेस्ट इन वेरियस सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए भी लाइब्रेरी हेल्पफुल हो सकती है. देन क्रिएट ए प्रॉपर एटमॉस्फेयर फॉर स्टडी एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ये एक बढ़िया माहौल बनाती है, कंड्यूसिव माहौल बनाती है जहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं और अपने नॉलेज को हम एक्वायर कर सकते हैं. So now we will discuss certain important library resources. There can be books, जो आपकी जर्नल बुक्स भी हो सकते हैं और आपकी सब्जेक्ट से जुड़ी बुक्स भी हो सकती हैं. देन जर्नल्स,
जर्नल्स जो बेसिकली रिसर्च के साथ डील करते हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस के साथ डील करते हैं। देन periodicals भी इन अ फॉर्म ऑफ पीरियड्स वाइज की इतने इतने टाइम में क्या हुआ, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक क्या हुआ, वो सारे इवेंट्स periodicals में दिए जाते हैं। देन मैगजीन्स, आप सबको पता है कि मैगजीन्स जो है डिफरेंट एरिया को बिलोंग कर सकती हैं, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी हो सकती हैं, आर्ट के अकॉर्डिंग हो सकती हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो सकती हैं। देन न्यूज़पेपर्स, इंसाइक्लोपीडियाज, डिक्शनरीज। देन देयर आर रेफरेंस बुक्स जो कि जस्ट फॉर रेफरेंस हम यूज़ करते हैं। देन न्यूज़ लेटर्स, देन पैम्फलेट्स हो सकते हैं। देन बुलेटिन बोर्ड्स जहाँ पर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है, न्यूज़पेपर वगैरह डिस्प्ले किए जाते हैं। तो ये सारे जो रिसोर्सेज है वो आप लाइब्रेरी में आपको आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। सो कैसे हम इसकी यूजेस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं? एज ए टीचर अगर हम बच्चों को असाइनमेंट्स दें और वो इन असाइनमेंट को प्रिपेयर करने के लिए लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बुक्स में से और डिफरेंट तरीके से के रिसोर्सेज से जो है उस मटेरियल को ढूंढेंगे और उस पर वो असाइनमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट आजकल के टाइम पे हम ऑनलाइन लर्निंग के माहौल में हम जो है वो गूगल का इस्तेमाल करते हैं या और सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं, पर कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की भी उतनी इम्पोर्टेंस है। देन टीचिंग देम टू हाउ टू लोकेट रेलेवेंट सोर्स मटेरियल, हमें बच्चों को ये भी सिखाना पड़ेगा कि जो रेलेवेंट सोर्स मटेरियल है वो कहाँ से और कैसे लोकेट करना है ताकि जो उनका टाइम है वो वेस्ट ना हो। देन कीपिंग ऑन लेक्चर इन द टाइम टेबल, हमें जो अपना कॉलेज का स्कूल के टाइम टेबल है उसमें एक लेक्चर जो है वो स्पेशली लाइब्रेरी के लिए रखना चाहिए ताकि रूटीन में जो बच्चे हैं वो लाइब्रेरी को विज़िट कर सकें। देन प्रॉपर सीक्वेंसिंग एंड कैटलॉग, लाइब्रेरी के जो मैनेज करते हैं उनको चाहिए कि वो जो बुक्स हैं जो और मटेरियल है उसकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग करें, नंबरिंग करें और उसका एक प्रॉपर कैटलॉग मेंटेन करके रखें ताकि बच्चों को बुक्स ढूंढने में आसानी हो। देन गुड सिटिंग अरेंजमेंट एंड वेंटिलेशन, लाइब्रेरी में बैठने के लिए अच्छा प्रबंध होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। हैज़ल फ्री इशूइंग एंड रिटर्निंग ऑफ द बुक्स, बच्चों को अगर कोई बुक चाहिए तो वो ईज़िली ले सके और जो रिटर्न की जो पॉलिसी है वो भी बच्चों की कन्वीनियंस के हिसाब से होनी चाहिए ताकि बच्चे एक सफिशेंट टाइम में वो मटेरियल को नोट कर सकें, समझ सकें। देन फॉर्मेशन ऑफ ए लाइब्रेरी कमेटी, लाइब्रेरी को अच्छे ढंग से चलाने के लिए एक लाइब्रेरी कमेटी का भी की फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। देन गुड क्वालिटी बुक्स बेस्ड ऑन एज, ग्रेड एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी में अच्छी बुक्स का इंतजाम होना चाहिए जो कि बच्चों की एज के हिसाब से होनी चाहिए, उनकी ग्रेड के हिसाब से और उनकी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबकी एक डिफरेंट किस्म की नीड होती है, डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। सो कोशिश ये होनी चाहिए कि हर एक फील्ड की जो बुक्स हैं लाइब्रेरी में रखने चाहिए। देन मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड आउटलुक ऑफ द बुक्स, इसके अलावा बुक्स को अकेला रखना ही ज़रूरी नहीं है, उनकी क्वालिटी को, उनकी आउटलुक को भी मेंटेन करना भी ज़रूरी है। देन डिस्प्लेइंग बुलेटिन बोर्ड एट द एंट्रेंस, और लाइब्रेरी के एंट्रेंस पे बुलेटिन बोर्ड का इंतज़ाम होना चाहिए ताकि बच्चे जब एंटर करें तो वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है या जो डे टू डे इंफॉर्मेशन है वो जो न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पर लगे हुए या और सोर्स मटेरियल वहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है वहाँ से वो ले सकें। ना अभी तक आपने इस कंटेंट के बारे में सारा देख लिया कि लाइब्रेरी क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके यूजेस एंड कैसे हम उनको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको एंट्रेंस में एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि टू मेक लाइब्रेरीज फुली फंक्शनल, इनको फुली फंक्शन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हेल्प ऑफ द लोकल कम्युनिटी शुड बी सीक्ड, देन द सर्विसेज ऑफ हाईली ट्रेंड लाइब्रेरियन विद डिग्री ऑफ बी labor amlib should be sought and write to state government for more aids and be shifted to distant place। सो अगर हम चाहते हैं कि लाइब्रेरीज फुली फंक्शनल हो तो इनमें से हमें क्या करना चाहिए। सो आंसर जो है उसका बी होना चाहिए कि हमें अच्छा लाइब्रेरियन रखना चाहिए जो कि इस फील्ड में कोई डिग्री होल्डर हो और जिसको पूरी नॉलेज हो लाइब्रेरी सिस्टम की। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ़ अ बुक इज़ फाउंड मिसिंग ऑन द लाइब्रेरी शेल्फ यू शुड inform the librarian, inform the principal, make it an issue, discuss in school। Here answer is wrongly written। आंसर यहाँ पे आना चाहिए ए, कि अगर कोई बुक मिसिंग है तो हमें
लाइब्रेरियन को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, बाय मिस्टेक ये स्लाइड पे आंसर जो है वो गलत लिखा हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने ए आंसर देना है कि कोई लाइब्रेरी में कोई बुक मिसिंग है तो हमें लाइब्रेरियन को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी और इसके बेस पर आप जो क्वेश्चन है वो ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रॉम माई साइड।